जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आपकी इकोनॉमिक्स की वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं कि अर्थशास्त्र का अध्ययन हम क्यों करते हैं। तो ये सभी के लिए हेल्पफुल है जो इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, जो अर्थशास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं और जिन्होंने फर्स्ट बार 11th में अर्थशास्त्र लिया है। तो स्टार्ट करते हैं कि अर्थशास्त्र का अध्ययन हम क्यों करते हैं। तो मनुष्य द्वारा निर्मित समस्त कार्य संगठन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। मतलब कहने का मतलब है कि मनुष्य जो भी काम करता है, मानव जो भी काम करता है, तो उसका अध्ययन किया जाए उसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं। क्यों अध्ययन किया जाए? तो क्योंकि हमारे जो साधन है वो सीमित है और आवश्यकता है वो असीमित है। क्योंकि साधन तो सीमित है, सभी को सब चीज़ें नहीं मिल सकती, और आवश्यकताएं जो असीमित है, अगर आज हमको कुछ मिल जाता है तो कल हमारी आवश्यकताएं दूसरी हो जाती है। तो मनुष्य द्वारा जो भी काम किए जाते हैं उसका हम जो भी अध्ययन करते हैं वो हम अर्थशास्त्र में करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। अर्थशास्त्र को जो 5 भागों में इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी गई। किसी ने इसको धन केंद्रित कहा कि भैया अर्थशास्त्र जो अध्ययन है वो धन का अध्ययन किया जाता है। किसी ने कल्याण का कहा कि भाई कल्याण केंद्रित परिभाषाएं दी गई। किसी ने दुर्लभ प्रधान परिभाषा दी, किसी ने आवश्यकता विहीन परिभाषाएं दी, किसी ने विकास संबंधी परिभाषा दी। तो इस तरह से जो अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं दी गई वो 5 प्रकार से दी गई। अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसको बेस से पूरा स्टार्टिंग से अच्छे से समझे। इसके अंदर मैं आपको जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे हर चैप्टर के, वो आपको पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो आपको मैंने बताया कि अर्थशास्त्र मानव द्वारा जो भी काम किए जाते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है तो वो किस में किया जाता है, तो वो अर्थशास्त्र में किया जाता है। नेक्स्ट मैंने बताया जो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है उसको कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया। धन केंद्रित, कल्याण केंद्रित, दुर्लभ प्रधान और आवश्यकता विहीन और विकास आधारित। तो ये जो परिभाषाएं थी वो किन किन अर्थशास्त्री ने दी और उनका कहना क्या क्या था। तो अपन देखते हैं कि ये परिभाषाएं जो दी, फर्स्ट आता है धन केंद्रित परिभाषाएं जो दी वो प्रोफेसर एडम स्मिथ और जेबी से वॉकर ने दी। मतलब ये 2 जो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने जो परिभाषाएं दी वो धन केंद्रित बताई। उन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र का हम जो अध्ययन करते हैं वो धन के लिए करते हैं, धन संबंधी, वो धन का विज्ञान है। तो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने क्या कहा कि धन का विज्ञान कहा अर्थशास्त्र को। तो इसकी आलोचना हुई। पहले तो मैं बताती हूँ आलोचना किसको कहते हैं। आलोचना हम जो भी काम करते हैं, मतलब जो भी करते हो उसमें कोई कमी निकालते हैं ना, उसको हम आलोचना कहते हैं। तो जैसे प्रोफेसर एडम स्मिथ और जेबी से वॉकर ने कहा कि भाई ये तो धन संबंधी कर रहे हैं, तो उन्होंने धन संबंधी विज्ञान कहा। तब उनके बहुत सारे जो दूसरे अर्थशास्त्री थे उन्होंने आलोचना की। क्यों आलोचना की, क्या आलोचना की, वो देखते हैं हम। सबसे पहले धन पर आवश्यकता से अधिक बल। क्यों? क्योंकि उन्होंने धन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया। सेकंड, आर्थिक मानव की कल्याण अनुचित, मतलब मानव का जो आर्थिक कल्याण है उसको अनुचित बताया। मतलब उन्होंने कहा कि अगर धन होगा तो ही मतलब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, लेकिन धन से परे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित कर दिया। अगर धन केंद्रित करा तो संकुचित कर दिया। तो ये 3 जो आलोचनाएं तो बहुत सारी थी, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट जो आलोचनाएं थी वो बताई। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि धन केंद्रित परिभाषाएं दी गई। नेक्स्ट जो आपकी परिभाषाएं दी गई वो कल्याण केंद्रित दी गई कि भैया ये जो अर्थशास्त्र अगर धन का अध्ययन नहीं है तो किसका अध्ययन है, तो कल्याण का अध्ययन है। तो प्रोफेसर मार्शल, पिंगो, जॉन स्टुअर्ट मिल प्रमुख ने धन के स्थान पर आवश्यकता की संतुष्टि पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि धन होना या न होना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि होना जरूरी है। ऐसा कौन मानते थे? प्रोफेसर मार्शल, पिंगो, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सभी इस तरह से मानते थे। मार्शल की जो परिभाषा थी वो थी अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन, धन की तुलना में मनुष्य महत्व अधिक है। मतलब ये जो अर्थशास्त्र अध्ययन किया जाता है वो व्यवसाय के जो सामान्य गतिविधियां होती है उसका अध्ययन किया जाता है और धन की तुलना में मनुष्य महत्वपूर्ण होता है, ऐसा ये मानते थे। क्योंकि इन्होंने जो परिभाषा दी वो कल्याणकारी परिभाषा दी। तो ये सेकंड परिभाषा हुई। तो इसकी भी बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की। तो क्या आलोचना की, इसकी भी बहुत सारी आलोचना की गई। नेक्स्ट जो परिभाषा आई वो आपकी आई आवश्यकता दुर्लभ प्रधान परिभाषा।
तो दुर्लभ प्रधान परिभाषा किसे कहा गया? तो दुर्लभ प्रधान परिभाषा क्या गया? प्रोफेसर रॉबिन्स नया दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने न तो धन पर अधिक जोर दिया, न ही मनुष्य के कल्याण पर, बल्कि उन्होंने व्यक्ति की असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि भैया धन भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता और मनुष्य का कल्याण भी अधिक इम्पोर्टेंट नहीं रखता। उन्होंने कहा कि जो भी हमें चीजें मिलती है उसको असीमित आवश्यकताएं होती है। आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो नहीं सकती, आवश्यकताएं तो बहुत सारी होती है, तो उसको सीमित किस तरह से किया जाए उसका अध्ययन करना चाहिए। तो इस परिभाषा को दुर्लभ प्रधान परिभाषा कहा गया। नेक्स्ट जो आई आवश्यकता के इसकी भी आलोचना हुई कि आवश्यकता के क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक व्यापक बना दिया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक व्यापक बना दिया, मतलब जो अर्थशास्त्र है उसका क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया। उन्होंने कहा कि भैया इसके साधनों को सीमित कर दो। सेकेंड आलोचना की गई, अर्थशास्त्र केवल मूल्य निर्धारण नहीं है, तो अर्थशास्त्र में केवल मूल्य निर्धारण नहीं होता है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के सामाजिक रूप पर ध्यान नहीं दिया गया, मतलब सामाजिक रूप पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी 3 आलोचनाएं मैंने आपको शॉर्ट में बताई है। तो रॉबिन्स की भी आलोचना हुई। तो कौन सी परिभाषा है? नेक्स्ट परिभाषा ही आवश्यकता विहीन परिभाषा। तो आवश्यकता विहीन परिभाषा में क्या था? भारत के प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री थे, इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर J.K. मेहता। आप इनको नाम को एक बार देखें ताकि आपको जब आगे इनको पढ़ेंगे तो ये इस तरह से आएगा। आपका धन संबंधी परिभाषा किसने दी, या आवश्यकता संबंधी दुर्लभ संबंधी परिभाषा किसने दी, कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है भारतीय दर्शन में प्रभावित आवश्यकता विहीन अधिकतम विहीनता की परिभाषा, मतलब भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा कि आवश्यकता विहीन परिभाषा दी गई, मतलब संतुष्टि एवं संतोष की प्राप्ति, आवश्यकता की संतुष्टि। नेक्स्ट जो आपका है में नहीं, मतलब ये नहीं है कि भैया आपको संतुष्टि हो उसके लिए इनका कहना था कि नहीं, वरन आवश्यकता की कमी करने में और आवश्यकता को समाप्त करने में। मतलब उनका कहना ये था कि व्यक्ति को कभी संतुष्टि नहीं हो सकती और संतोष होना बहुत ही मुश्किल काम है। संतोष, अगर आपको एक चीज़ मिल जाती है तो आप दूसरी चीज़ के पीछे भागने लग जाते हैं। तो उनका कहना यह है कि आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसमें थोड़ी कमी की जाए या आवश्यकताओं को समाप्त करने में थोड़ा कम किया जाए। इसके लिए जो मेहता थे उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संतुष्टि में वृद्धि करना नहीं, बल्कि वास्तविक सुख वृद्धि करने से है, वास्तविक सुख इच्छाओं की कमी से। उनका जो कहना था वो ये मानते थे कि हमारा जो वास्तविक सुख है, अर्थशास्त्र में हम इसका अध्ययन करेंगे कि हम किस तरह से हमारे पास जो है उसमें सुखी रहें, हमारी आवश्यकताओं को कम करें। लेकिन ये भी परिभाषा एकदम उचित नहीं रही, इसकी भी बहुत आलोचना हुई। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो इच्छा रहित मानव की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर कोई भी मानव है, अगर उसकी इच्छा नहीं होती है तो उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की कुछ न कुछ इच्छा तो होती है और वो उस चीज़ को पाने के लिए प्रयत्न तो करता है। तो ये तो गलत होगा कि हम किसी चीज़ की इच्छा ही ना करें या हमारी इच्छाओं को कम कर दें। नहीं, अधिकतम सुख की धारणा सही नहीं है। हाँ, अधिकतम सुख मतलब हम ये तो नहीं कि भैया हम ये चीज़ मिल गई तो हम इसी में सुखी हो जाए, नहीं चीज़। तो इस परिभाषा को भी एकदम उचित नहीं ठहराया गया। तो नेक्स्ट जो आपकी परिभाषा आती है विकास आधारित एवं आधुनिक परिभाषा। तो इस परिभाषा में क्या कहा गया? तो आपका ये परिभाषा बिल्कुल उपयुक्त परिभाषा रही। आज का जो युग है विकास का युग है। और आधुनिक जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर सैमुएल्स पीटरसन, फ्रैक्सन, देन आदि और भी बहुत सारे अर्थशास्त्री थे। इनकी जो परिभाषा थी, ये परिभाषा आपको बता रही है। ये तीनों की परिभाषा को अपन देखेंगे। जो प्रोफेसर सैमुएल्स थे उनके अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में या आ सकने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का चुनाव एक समय अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में लगाने और समाज में विभिन्न समूहों विभिन्न वस्तुओं उपभोग हेतु वर्तमान व भविष्य में बांटने के लिए किस प्रकार करता है। मतलब हम अर्थशास्त्र में अध्ययन इस चीज़ का करेंगे कि व्यक्ति किस तरह से उसके पास जो वस्तु है उसका किस तरह से वो उत्पादन करे, किस समय अवधि में उसका प्रयोग करे और इतना प्रयोग किस तरह से वो भविष्य वर्तमान और भविष्य के लिए भी वो
बांट सके, रख सके, ऐसा ये मानते थे। नेक्स्ट जो प्रोफेसर के.जी. सेठ थे, उनकी भी परिभाषा आधुनिक परिभाषा थी। उन्होंने भी विकास संबंधी परिभाषा कही। उन्होंने कहा अर्थशास्त्र उन मानव व्यवहारों का अध्ययन है, मतलब किसका अध्ययन होता है, जो साध्य के संदर्भ में साधनों के परिवर्तन व विकास से संबंधित है। मतलब हमें जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है तो उसमें थोड़ा परिवर्तन किया जाए, हमारे साधनों में परिवर्तन किया जाए और उसका विकास किया जाए। नेक्स्ट प्रोफेसर हिग्स, तो उनकी क्या परिभाषा थी, वो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो व्यावसायिक कार्यकलाप का अध्ययन करता है। इस तरह से जो अर्थशास्त्र की आपकी जो परिभाषाएं थी वो सारी परिभाषाएं धन संबंधी आपको, और देन कल्याण संबंधी, दुर्लभ प्रधान संबंधी, आवश्यकता विहीन परिभाषा, और नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी आपकी विकास आधारित परिभाषा। इस तरह से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से व्यक्ति किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ से वो अपना विकास किस तरह से कर सके और उसका उपयोग किस तरह से करे। तो मानव द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है। तो आपका अर्थशास्त्र टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको सेकंड चैप्टर जो आपका है 11th का, उसको मैं क्लियर कराऊंगी। ओके, थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बिफ्टिंग अकेडमी कर मेरा चैनल है। ओके, थैंक यू।